नमस्ते भाई लोगों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में अपने लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपका स्कोर 20 क्वेश्चनों में से 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन के आसपास रहता है तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपका जो भी स्कोर रहे वो आप कमेंट सेशन में बताएंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है किसी संख्या को अगर 280 से भाग करें तो 73 शेषफल मिलता है। अगर उसी संख्या को 35 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। भाई एक संख्या है, इस संख्या के लिए अगर 280 से भाग करते हैं तो अपना जो शेषफल आता है वो 73 बचता है। अगर इसी संख्या के लिए 35 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 35 का गुणनखंड 280 है। 35 280 से विभाज्य हो रहा है पूरा पूरा या नहीं हो रहा है, बस ये हमें चेक करना है। अगर 280 को 35 से भाग करें और ये पूरा पूरा भागफल हो जाए तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप देख रहे होंगे 35 चौक पूरा 280 होता है। इसका मतलब हम केवल 73 के लिए जो शेषफल है उसी के लिए 35 से भाग करके देखेंगे। जब 73 को 35 से भाग करेंगे तो 35 दूनी 70, आपका आंसर जो बचेगा यहां से वो 3 शेषफल आ जाएगा। 3 जो कि तीसरे विकल्प में है। 73 के लिए जब आप 35 से भाग करेंगे तो 35 दूनी 70 होता है, 3 ही बच रहा है, वही आपका शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जहां का है 0.225 और 0.227 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं हैं। देखिए कहीं पर भी अगर दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, मान लीजिए 0.5 और 0.6 के बीच में आपसे पूछा जाए कितनी संख्याएं हैं तो करोड़ों संख्याएं। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए 0.5 जीरो के बाद आप 0.51 लिख सकते हैं, यहाँ एक जीरो और लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी संख्या को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसी संख्या को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक संख्या और इसके बीच में बता सकते हैं। ऐसे करके आप चलते रहेंगे और जब ये हो जाए तो एक जीरो और लगा दो, चौथे नंबर पे पहुंच जाओ। तो 0.225 और 0.227 के बीच में दशमलव की करोड़ों संख्याएं हैं। तो अपना जो आंसर होगा अनंत रूप से अनेक संख्याएं होंगी, या अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होंगी, या करोड़ों संख्याएं होंगी, इस तरह से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को अगर 8,800 रुपए में बेचते हैं तो उस पर कुछ लाभ होता है, और इसी वस्तु को अगर 7,200 रुपए में बेचते हैं तो वो हानि के बराबर है। यानी इतने रुपए में अगर बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, और इतने में बेच रहे हैं, अगर इस पे बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, और इस पे बेच रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में इस पे बेचने पे जो फायदा हो रहा है वही इस पे बेचने पर क्या हो रहा है, नुकसान। यहां से अगर अपने लोग सीपी निकालेंगे वस्तु का तो सीपी कितना होगा, दोनों की कीमत का आधा होगा, 8,800 रुपए और 7,200 रुपए का आधा। जब इसे जोड़ेंगे तो ये 8 7 15,000 और ये 16,000 हो जाएगा, और 16,000 का आधा कितना होता है, 8,000 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 9,600 में। तो सीपी आपका ये है, एसपी कितने का हो जाएगा, 9,600 का। अगर आप 8,000 रुपए की चीज को 9,600 में बेच रहे हैं तो इस पे जो लाभ होगा वो कितने का होगा, लाभ आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कितने का हो रहा है, 1,600 रुपए का। तो अगर लाभ की केवल बात करेंगे तो यूनिट में बताएंगे तो 1,600 रुपए आंसर हो गया। परसेंटेज में चूंकि हमें बताना है तो परसेंटेज में लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ या हानि दोनों ही चीजें सीपी पर निर्भर करती हैं। तो सीपी कितना है, 8,000, यानी 1,600 की आपको जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 8,000 रुपए पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो से देखिए ये कैंसिल, दूसरे जीरो से ये कैंसिल, तीसरे जीरो से ये कैंसिल, 8 से इसे कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 20% का आपको लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कौन सा है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा, आपको कोई व्यक्ति पहले 25% छूट दे रहा है, फिर 20% की छूट दे रहा है, फिर 10% की छूट दे रहा है। इस तरह से ये 3 छूट दी गई है, तो ये तीनों छूट मिला के अगर इकट्ठी एक छूट दी जाए वो कितने परसेंट की छूट होगी।
इसे आप दो तरह से कर सकते हैं। पहले आप इस तरीके से समझ लीजिए, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो एक दूसरा मेथड इसका भी और है। 25% की छूट और 20% की छूट दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा? इसे हम ए कह दे रहे हैं और इसे बी। फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ए की जगह लिखेंगे 25%, बी की जगह 20% माइनस ए की जगह 25, बी की जगह 20 बटे 100। 25 से इसे काटेंगे 4 पर, 4 से इसे काटेंगे 5 पर। 25 और 20 45 में से 5 कम करेंगे, ये आ जाएगा अपना 40%। यानी 25% और 20% की छूट मिलके आपको दिख रही होगी 45%, लेकिन वो कितनी बनेगी? 40% बन रही है। अब 40% ये और 10% ये मिलके क्या बनेगी? 40% और 10% की दो छूट है, ये मिलके क्या बनेंगी? तो ए की जगह आप 40, दोबारा से ही फार्मूला लगा रहे हैं, बी की जगह 10 माइनस 40 गुणा 10 बटे 100। एक जीरो से ये जीरो, दूसरे जीरो से ये, 40 और 10 50, 50 में से अगर 4 कम कर देंगे, ये अपना आ जाएगा 46% आंसर होगा। 46% का मतलब हो गया आपको अगर 25%, 20% और 10% की 3 बार अगर डिस्काउंट किसी वस्तु पे कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक ही बार में आप उससे कह दो कि भैया 46% की छूट कर रहे हैं। उन 3 बातों का मतलब और ये अकेली बात का मतलब एक ही बराबर है। एक तो तरीका इस क्वेश्चन का ये है, दूसरा इसका कहीं और क्या तरीका है। अगर आप इसके लिए दूसरी विधि से करना चाहें तो सिर्फ इतनी जगह में आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए। ये आपका सेकंड मेथड। 25% का अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब ये 1/4 लिखा हुआ होगा। 20% का अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब ये 1/5 लिखा हुआ होगा। और 10% का अगर डिस्काउंट दिया है आपने तो ये 1/10 लिखा हुआ होगा। यहाँ पे इसका मतलब हुआ 4 रुपए की चीज पे अगर एक डिस्काउंट दे रहे हैं आप तो 3 रुपए में बेचा होगा उसे। तो यहाँ पे अपने लोग एमपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। 4 की चीज पे जब एक डिस्काउंट करेंगे तो 3 में बेचा होगा, 5 की चीज पे जब एक डिस्काउंट करेंगे तो 4 में बेचा होगा, और 10 की चीज पे जब एक डिस्काउंट करेंगे तो ये 9 में बेचा होगा आपने। अब यहां से अगर रेशियो निकालेंगे अपने लोग तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया 4 से 4 ये कैंसिल कर दो, 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50, और 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। 50 रुपए की चीज अगर आप 27 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्काउंट का आप परसेंटेज बताएंगे वो कैसे निकालेंगे? 23 रुपए की छूट कर रहे हैं, और छूट हमेशा किस पे होती है? मार्क प्राइस पर। और ये रहा आपका 100। 50 से इसे कैंसिल करेंगे 2 पर, 23 दूनी कितना आ जाएगा? 46% आ जाएगा। चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को लगा दें, चाहे पहले वाले कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। जो आपको अच्छा तरीका लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का 15%, ए का 15% और बी का 18% ये बराबर है। जब ये बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, 3 से ये जाएगा 5 पर, ये जाएगा 6 पर। यहां से ए 5a बराबर 6b हो गया। अगर इसे आप रेशियो में चेंज करना चाहें तो आप बहुत अच्छे से, रेशियो में आपको बताया गया था, कभी भी गुणा में इस तरह से संख्याएं लिखी हुई तो ए के पास जो संख्या लिखी वो बी को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ए के पास 5 है तो ये बी को बताएगी, और बी के पास जो लिखा है वो ए को बताएगा। तो ए अनुपात बी में कितने का रेशियो होगा? 6:5 का। बी का कितने परसेंट? तो हमें बी का तो परसेंटेज बताना है, तो हम मान ले रहे हैं बी का मतलब 5 है। 5 का x% ये हमें बताना है। ए के 20% के बराबर है तो ए का मतलब हो गया 6 का 20%। यही तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब भाई परसेंटेज से आप परसेंटेज कैंसिल कर दो, यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 5 कहां आ जाएगा? इसके नीचे, या 5 चौक 20, 6 चौक कितना हो जाएगा? x का मतलब हो गया
24% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़े जिससे उसका योगफल जो है वो 307 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है। अब हमसे कहा है इस संख्या में हम कुछ जोड़ दें और जोड़ने के बाद ये संख्या 307 से पूरी पूरी कट जाए। तो अगर इसे अभी 307 से काटेंगे तो क्या हो रहा है, 307 का पहाड़ा कहां तक पढ़े, 3 बार तक आप जब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 921, घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और ये 9 ऐसे ही। अब पहाड़ा आप 2 तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 614। जब इसे घटाएंगे 9 में से 4 कम करेंगे 5, और 8 में से अगर 1 कम करेंगे 7, 7 में से 6 कम करेंगे 1। अब 307 का पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने लोग। पहाड़ा कब पढ़ लेंगे, जब यहाँ पे 307 से बड़ी संख्या होती। तो अगर यहाँ पूरा 307 ही लिखा हुआ होता तो पूरा पहाड़ा पड़ जाता। तो इस संख्या में कुछ जोड़ना है। क्या चीज जोड़ना होगी, 307 में से 175 आप घटा दीजिए, 7 में से 5 कम करेंगे 2 बचेगा, 30 में से 17 कम करेंगे 13 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 132 रुपया और जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाती। तो इसका मतलब इसमें 132 अगर आप जोड़ देते हैं तो फिर ये पूरी पूरी 307 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक त्रिज्यखंड काटा है। त्रिज्यखंड आप जानते हैं कैसे काटा जाता है। अगर आपको इसे थोड़ा सा आप डायग्राम से समझना चाहें तो देखिए, ये एक वृत्त हो गया है, इसकी जो त्रिज्या है, यहां से अगर एक त्रिज्यखंड आप काटेंगे वो इस तरह से काटेंगे। कितनी डिग्री का कोण बना रहा है ये त्रिज्यखंड, यहाँ पे ये 40 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें यही बताना है कि इसका एरिया कितना होगा ये, और जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला याद कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आप लगाएंगे 40 बटे में 360, पाई की जगह पर 22 बटे 7, और आर की जगह पे जो त्रिज्या लिखी हुई है उसे 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर, और इस 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 पर, इस 3 से इसे डिवाइड करेंगे 7 पर। 22 और 7 की गुणा होती है 154। 154 का मतलब है पहला विकल्प, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा एक टंकी एक पाइप से 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में एक रिसाव होने के कारण इसको भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। अगर टंकी 60% भरी हुई है तो इसे रिसाव छिद्र को कितने घंटों में ये खाली कर देगा। भाई ये टंकी है कोई, मान लीजिए ये टंकी है, इस टंकी को अगर आप पूरा भर रहे हैं तो 20 घंटे में भर जाती। तो मान ले रहे हैं एक ए पाइप है जो इसे 20 घंटे में भर देता है। अब जब इसे आप ए से भरेंगे तो 20 घंटे लग रहा है, लेकिन यहां से छेद है एक, वहां से इसमें से पानी सभी निकल जाता है, तो उस छेद की वजह से इस टंकी को भरने में 8 घंटे ज्यादा लगे हैं। यानी पाइप ए और पाइप बी दोनों लोग इस टंकी को 28 घंटे में भरते हैं, यही तो मतलब हुआ। तो टोटल कार्य कितना हुआ, 20 और 28 का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। 20 और 28 ऐसी संख्या जो 20 और 28 दोनों से डिवाइड हो, आप इनका क्या ले लें, लासा। 5 से काटेंगे, 5 से तो ये 4 से काट दीजिए, 4 सत्ते 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी 4 पंजे 20 सत्ते, ये आ जाएगा 140 आ जाएगा। ये हो गया टोटल कार्य। अब कुल कार्य को अगर अपने लोग 20 से भाग करेंगे तो एक ही क्षमता कितनी आ जाएगी, 7,
और 28 से अगर भाग करेंगे तो इन दोनों की क्षमता आ जाएगी 5, यानी ये इसकी क्षमता 7 हो गई और इसकी 5 हो गई। ए की क्षमता आपने कितनी बताई है 7, बी की क्षमता आपको ए की अकेले 7 है और दोनों की क्षमता कितनी है 5। तो ये दोनों की अगर 5 है तो इसकी कितनी होनी चाहिए भैया, माइनस की 2 होनी चाहिए, यानी बी की क्षमता कितनी होगी, माइनस की 2। अब इस बी वाले को क्या करना है, इस टंकी का 60% भाग भरा हुआ है, वो इसे खाली करना है। तो 140 का 60% कितना होगा, जब इसका 60% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 14 छक 84, और ये 84 काम किसे करना है, बी के लिए करना है। बी की क्षमता कितनी है, माइनस की 2 है। माइनस चिन्ह सिर्फ ये दर्शा रहा है कि ये भैया काम कर नहीं रहा है, घटा रहा है, कम कर रहा है, यानी ये भर रहा है, ये पानी को निकाल रहा है। तो जब इसे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 42, यानी ये 42 घंटों में इसे क्या कर देगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 है, यही तो अपना आंसर होगा। ये 42 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ गलत टाइप हो गया, 42 का मतलब चौथा विकल्प 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए अंकित करे, ये हमें बताना है। भाई यहाँ पे छूट दे रहा है और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो एक साथ अपने लोग सीपी और लाभ भी हो रहा है, एमपी में रेशियो पता कर सकते हैं। तो सीपी और एमपी में रेशियो कैसे पता करेंगे, 100 माइनस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 20 का, और यहां 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 16। तो ये अपना बन जाएगा 80 और बटे में कितना आ जाएगा 116। अगर इसे 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 पर, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 29 पर। तो सीपी कितने का बन रहा है यहाँ पर 20 का, और एमपी कितने का बन रहा है 29 का। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य और एमपी का मतलब है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य वहां पे दे रखा है हमारे लिए कितना है 2400, तो 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400 दे रखी है। यहां से अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से इसे काटेंगे, एक जीरो से ये आ जाएगा 120। अगर एक रेशियो 120 के बराबर है तो 29 रेशियो किसके बराबर होगा, यानी 29 गुणा 120। जीरो ऐसे ही 12 नेम 108, 10 हासिल, 12 दूनी 24 और 10 34, 3480 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। दो रेलगाड़ियां हैं सी और डी, जो क्रमशः दो स्टेशन आर और एस से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टेशन आर है और दूसरा स्टेशन क्या है, एस है। यहाँ पे दो रेलगाड़ियां हैं, एक सी रेलगाड़ी है, एक डी रेलगाड़ी है। एक दूसरे की ओर, यानी सी इधर चल रही है और डी इधर चल रही है। एक दूसरे से मिलने के बाद, जब कहीं क्वेश्चन में ये लिखा हो एक दूसरे के मिलने के बाद, तो इसका जो कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा है, इसे अगर याद कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन अपर लेवल के एग्जाम में आपको या इस टॉपिक से जब ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन उन्हें देना हो तब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये कहा है कि ये जो सी है वो एस तक पहुंचने में 4 घंटे 16 मिनट का टाइम लगाती है और एस जो है वो 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लगाती है। सी की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और डी की चाल हमें बतानी है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो S1 यानी पहले की स्पीड बटे दूसरे की स्पीड बराबर दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम। तो पहले की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड हमें बतानी है। T2 का मतलब है दूसरी गाड़ी को कितना टाइम लगा है। तो देखिए पहली गाड़ी को लगा है ये, इसे आप मान लेंगे T1, और दूसरी गाड़ी को लगा है ये, इसे मान लेंगे T2। 3 घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो गए। 180 मिनट और 45 मिनट, ये हो जाएगा 200
25, T1 का मतलब यहाँ 1 घंटे में 60 हो गए, 4 घंटे में हो गए 240 और 16 ये हो जाएगा 256। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 225 को अपने लोग कैलकुलेट करें तो इसे 15 लिखेंगे और 256 के लिए अपने लोग क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। इस 15 से देखिए अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 पर, 16 ऊपर पहुंचेगा तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। S2 जो आ जाएगा वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा एक वस्तु को 25% अगर लाभ पर बेच रहे हैं तो 1325 रुपए में बेचा जाता है। 25% लाभ का मतलब है 100 रुपए की चीज 125 में बेची है, तो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। अब 125% किसके बराबर दे रखा है, 1325 रुपए के। तो हमसे ये पूछा है कि अगर इसी वस्तु को 742 में बेचें तो कितना नुकसान होगा। 1 रुपए की अगर वैल्यू यहां से निकालें तो एक किसके बराबर होगा, 125 बटे 1325 के बराबर होगा। अब हमें बताना है कि 742 की वैल्यू क्या होगी। तो भैया जब 742 की बतानी है तो इसमें 742 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ये 1 रुपए की वैल्यू और 742 से जब यहाँ पे गुणा करेंगे इस तरह से तो ये 742 को बता देगा। क्या बनेगा, 25 से देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 पर जाएगा और 25 से जब इससे डिवाइड करेंगे 25 पंजे 125, 7 बचा, 25 तिया 75 हो गया। 53 तो प्राइम नंबर है तो 53 से डायरेक्टली ही इसके लिए भाग करना होगा। 742 को अगर 53 से भाग करेंगे कितना आएगा, देखिए 53 एकम 53, इधर बच्चा 1, इधर बच्चा 2 और ये 2, 212। 53 चौक सीधा सीधा 212 होता है, ठीक। यानी ये अपना भाग जाएगा पूरा पूरा। जब 53 से इसे डिवाइड करेंगे तो 14 पर, 14 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 70% और 70% की वैल्यू कितनी है, 742। तो कोई भी चीज का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, यानी 742 में अगर हम बेच रहे हैं तो वो 70% के बराबर है। तो यहाँ होना चाहिए 100% होता तो पूरे पूरे में छुट जाते, 100 से ज्यादा आता तो आपको उतना ही फायदा हो रहा है। तो 100 तक पहुंचने के लिए आप कितना पीछे होगी, 30%। 30% का ही आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां ए रेशियो बी दे रखा है तो हमसे कहा है 2a + 7b और 7b - 2a का रेशियो बताना है। ए की जगह डायरेक्ट यहां से 7 लगा दो और बी की जगह डायरेक्ट 4 लगा दो। जब यहाँ 7 लगाओगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ 4 लगाओगे 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ बी की जगह 4 लगाओगे तो 7 चौक 28 और ए की जगह 7 लगाओगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 28 और 14 ये 42 होगा और 28 में से 14 कम करेंगे तो 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। परसेंटेज का देखिए, एक शहर में 60% जनसंख्या पुरुष की है। अब आप एक चीज बताइए यहां से, अगर पुरुष 60% है तो महिलाएं कितनी होंगी। भैया पुरुष तो हो गए आपके 60% और महिलाएं हो गई 40%। यदि विवाहित पुरुषों का गैर विवाहित पुरुषों से अनुपात, तो यहाँ पे विवाहित पुरुष ले लो और यहाँ पे अविवाहित पुरुष ले लो। इनका जो रेशियो दे रखा है वो 5:7 दे रखा है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे हम विवाहित की और अविवाहित की बात करेंगे तो यहाँ जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 का दे रखा है। हमें बताना है कुल जनसंख्या का कितने % लोग विवाहित हैं। अब 60% पुरुष में कितने लोग विवाहित हैं, 5 लोग विवाहित हैं। तो यहां से अगर विवाहित अपने लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 का
पांचवा हिस्सा विवाहित है और टोटल कितने करोगे, 5 और 7 12। 12 से इसे भाग करेंगे 5 पर और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, यहां पे अगर विवाहित अपने लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 40 का क्या करोगे, 2 लोग विवाहित हैं, कितने में से, 2 और 3 5 में से, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी 8 दूनी 16। तो 25 लोग ये और 16 लोग ये, भाई टोटल आपके कितने हो गए, 60 और 40, 100% ये आबादी हो गई, जिसमें 25 ये और 16 ये, 25 और 16 कितना होता है, 41% आपका, क्योंकि 100 की ही तो बात चल रही थी। 41% लोग क्या है, विवाहित हैं, और बचे हुए 59% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों की सीरीज है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए इसी टाइप के आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं एग्जाम में। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार वह 25% लाभ कमाता है। भाई 25% लाभ का मतलब यही तो हुआ कि 100 की चीज वो 125 में बेच रहा होगा। तो हमें बताना है वो 1 किलो अनाज के बदले कितना अनाज देता है। भाई वो कह रहा है मैं उतने रुपए में ही बेच रहा हूं, लेकिन वजन गड़बड़ कर देता है और फायदा उसे हो रहा है। तो फायदा उसे कब होगा, भाई 1 किलो चीनी आप 100 रुपए की लेके आए हो और 100 में ही बेचने का दावा कर रहे हैं, तो सीधी बात आपको फायदा तभी तो होगा। आप चीनी किसी को 1 किलो मत दो, कुछ बेईमानी करके उसे कम दे दो। तो 1 किलो में वो कितनी कम चीनी दे रहा होगा, 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम हो गई चीनी, यही तो मतलब हुआ। अब उसे देनी कितनी चाहिए, 100, लेकिन वो दे कितनी रहा, 125 देनी चाहिए थी, लेकिन 100 दे देता है। बस इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से करेंगे ये 4 पर और 25 से करेंगे ये 5 पर। 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो ऐसे ही, 200 चौक ये आ जाएगा 800 ग्राम। वो 800 ग्राम चीनी दे रहा हो, 1 किलो पर अगर वो 800 ग्राम चीनी दे रहा है, तभी उसे 100 की चीज पर 25 का फायदा यानी 125 का हो रहा हो। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, अगर आप 40% नंबर लेकर आते हो तभी आप पास हो रहे हो। एक बच्चा 185 नंबर लेके आया है और 15 नंबर से फेल हो गया। भाई 185 आप लेकर आए हो और 15 नंबर से फेल हो गए, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि इसमें अगर आप 15 नंबर और ले आते पास हो जाते। तो ये आप नंबरों में बता रहे हैं और क्वेश्चन में कहा है 40% अगर नंबर लेके आ रहे हो तो पास होगी। तो 40% की तो ये वैल्यू हो गई। बस क्वेश्चन अब बिल्कुल घटिया लेवल का बन गया। ये 40% की वैल्यू आपकी दे रखी है 200 रुपए। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 200/40। हमसे पूछा क्या है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 100% की वैल्यू पूछी है। 100% का मतलब 100 से आप यहाँ पे क्या कर दो, गुणा कर दो। जब 100 से गुणा करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और जीरो 50 और 10 की गुणा 500 का टोटल उसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है एक संख्या है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ रहे हैं और सम अंक में, ये सम अंक लिखा हुआ होगा, 2 घटा रहे हैं। तो एक संख्या ये लिखी हुई है, इसमें जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ दो। विषम कहाँ, ये है, इसमें 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ दो और इसमें 3 जोड़ दो, और जो सम अंक है उसमें से क्या कर दो, 2 घटा दो। यहां से 2 घटाओ, यहां से 2 घटाओ, यहां से 2 घटाओ, यहां से 2 घटाओ। तो 6 में से 2 कम करेंगे 4, यहां बचेगा 2। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 2 में से 2 जाएगा 0। 8 में से 2 कम करेंगे 6, 5 और 3 8 और ये 4। ऐसा करने पर जो संख्या बनी है उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का अंतर, सबसे बड़ा कौन है 8 और सबसे छोटा कौन है ये है, इन दोनों का अंतर कितना होगा
भाई 8 में से 0 कम करोगे 8 ही तो इसका अंतर आ जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की अगर वृद्धि कर दें तो उसके उपयोग में कितने % कमी करनी चाहिए। भाई किसी चीज की कीमत 100 है, अगर 20% उसे बढ़ा दें तो वो 120 हो जाएगी। अब वापस हमें क्या करना है, खर्चा 100 ही करना है। कीमत 120 हो गई है, लेकिन अब हम खर्चा तो 100 ही करना चाह रहे हैं, तो बजट समान रहने के लिए हमें वस्तु थोड़ी सी कम खर्च करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करनी चाहिए हमें, भैया 20 की कमी करनी चाहिए। कितने पे 20 की कमी होनी चाहिए, 120 पे होनी चाहिए, परसेंटेज का 100। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 पर जाएगा। 100/6 आपका आंसर है, और 100/6 के लिए आप लोग 50/3 कहते हैं। 50/3 आपका आंसर ये रहा। तीसरा विकल्प, एक लड़के के पास कुल 60 रुपए हैं, जिसमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। भाई 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है वो कितना है, 5, 6 और 8। जबकि कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए उसके पास दे रखे हैं इन्होंने 60। एक एक रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो भैया ये 5 रुपए हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एक एक रुपए के अगर 5 सिक्के हैं। 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं, 50-50 पैसे अगर 6 जगह मिलाओगे तो ये 3 रुपए हो जाएंगे। और 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 1 रुपए में 25-25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 8 सिक्कों में ये बन जाएंगे 2 रुपए। बराबर में 60। 5, 3, 8 और 2, 10। 10 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 60 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। हमसे पूछा है 25 पैसों के सिक्के कितने होंगे, 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 रेशियो की वैल्यू होगी 6 गुणा 8, 48 के बराबर हो जाएगा। 48 सिक्के उसके 25 पैसों के होंगे। 50 पैसों के पूछे तो 6 की गुणा कर दो। 1 रुपए के पूछे तो 1 रुपए का मतलब 5 की वैल्यू पूछी, तो 5 की वैल्यू 1 की 6 है, और 5 की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 120 और 225 का एलसीएम करने वाला तो है नहीं ये क्वेश्चन, अपने आप देखो और इसका आंसर बता सकते हो। मुझसे पहले बिना कलम चलाए भी डायरेक्ट बता सकते हो। कॉन्सेप्ट तो इसके कई एक हैं, लेकिन जब आपको कुछ भी ना आए तो इसे तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 60, और ये 225 ऐसे ही। 2 से डिवाइड करोगे 30, और ये 225 ऐसे ही। 2 से डिवाइड करोगे 15, और ये 225 ऐसे ही। अगर इसके लिए 15 से ही डिवाइड कर दें तो 1 पर, और ये 15 पर। फिर इसे डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये 15 से जाएगा 1 पर, और ये इन सबकी गुणा करेंगे अगर देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, और 8 की गुणा 15 से करेंगे 120, और 120 की गुणा अगर 15 से करेंगे 120 गुणा 15, ये बन जाएगा 0, 1800 बन जाएगा। एलसीएम जो होता है वो सबकी गुणा कर दो बस, केवल 2 गुणा 2 गुणा 15 गुणा 15। आप डायरेक्टली इनकी गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसी संख्या जो 120 से भी विभाज्य हो और 225 से भी विभाज्य हो। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या है दोनों से विभाज्य होने वाली वो 1800 है। इससे बड़ी तो बहुत होंगी। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो 1800 है, जो 120 और 225 दोनों से अलग अलग विभाज्य है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। भैया 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, इनका औसत 40 है। औसत का मतलब बीच वाली संख्या 40 है, तो इधर जो भी संख्या है वो आप अपने आप बना लो। 40 के बाद अगली सम संख्या 42 होगी, उससे अगली संख्या 44 होगी। ये 2 कम कर दोगे 38, और ये 2 कम करोगे 36। अब देख लो क्या पूछा है,
सबसे छोटी संख्या पूछी है तो ये आंसर हो गया, सबसे बड़ी पूछी जाती तो फिर ये आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या का मतलब है 36, ऑप्शन अपना पहला बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आज की इस पूरी क्लास में आप लोगों को 20 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से करा दिया गया है। आपका जो भी स्कोर रहे वो आप कमेंट सेशन में बताइएगा। वैसे कोशिश करिएगा कि आपका स्कोर 18, 19, 20 के आसपास ही रहे। इससे कम रहने पे आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अच्छे लेवल की तैयारी के लिए आप लगातार इन प्रैक्टिस सेट को तैयार करते रहिए, और जब आपका स्कोर पूरा पूरा होने लगे तभी आप ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल की अब हो गई है। इस पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।